मुगलिया सल्तनत का वैभवशाली दरबार आज पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। लाल पत्थरों से बने भव्य दीवान खास में बादशाह अकबर अपने मसंद पर विराजमान थे। नवरत्न आसपास बैठे थे और माहौल में गंभीर विषयों पर चर्चा की गंभीरता छाई हुई थी। अकबर ने अचानक एक ऐसी गुत्थी छेड़ दी जिसने पूरे दरबार को सकते में डाल दिया। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा, जिनकी बुद्धि और ज्ञान पर उन्हें गर्व था, और शांत स्वर में प्रश्न किया, ऐ मेरे वजीरों और दरबारीगण, मैं आज तुम सबसे जीवन का एक मूलभूत सत्य जानना चाहता हूं। तुम सब बताओ, इंसान के जीवन में धन बड़ा है या बुद्धि? श्रेष्ठ कौन है? प्रश्न सुनते ही दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दरबारी फुसफुसाने लगे, कुछ धन की महत्ता पर जोर देने लगे तो कुछ बुद्धि को संसार का मूल बताने लगे। जब सभी ने अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी, तब अकबर ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा, जो अब तक मौन थे। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या दलील है? बीरबल ने सिर झुकाकर आदाब किया और धीमे से बोले, जहांपना, मेरी दलील बाकियों से थोड़ी अलग है। जहांपना, मेरी दलील बाकियों से थोड़ी अलग है। मैं केवल शब्दों से अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति चाहिए, बीरबल ने विनम्रता से कहा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। जरूर बीरबल, तुम जानते हो कि तुम्हारी दलीलें हमें सबसे प्रिय है। तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने सिर उठाकर कहा, मुझे केवल 2 चीजें चाहिए, जहांपना। पहली, आपके शाही खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, और दूसरी, राजमहल के सबसे मंदबुद्धि परंतु अत्यंत ईमानदार सेवक को मेरे सुपुर्द कर दीजिए। दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसी अजीब मांग थी? बीरबल ने अपनी बात समझाई। जहांपना, मैं वो सारा धन उस सेवक को सौंपूंगा, बिना उसे कोई विशेष सलाह दिए। हम देखेंगे कि एक निश्चित समय के बाद उस विपुल धन की रक्षा कौन करता है, धन स्वयं या उसे नियंत्रित करने वाली बुद्धि। यही प्रयोग ये सिद्ध करेगा कि जीवन में श्रेष्ठ कौन है। अकबर ये अनोखी चुनौती सुनकर मुस्करा उठे। बहुत खूब बीरबल, तुम्हें मेरी पूर्ण अनुमति है। हम सभी तुम्हारे इस प्रयोग के परिणाम देखने के लिए उत्सुक हैं। अगले ही दिन बीरबल ने एक ऐसे सेवक का चुनाव किया जो न अधिक चतुर था और न ही बिल्कुल मूर्ख, बस एक साधारण दरबारी सेवक, जिसका नाम मंगल सिंह था। शाही खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं निकलवाई गई और भरे दरबार में मंगल सिंह को सौंप दी गई। बीरबल ने उसे निर्देश दिया, मंगल सिंह, ये विपुल धन आज से तुम्हारा है। 1 वर्ष तक तुम इसका जैसे चाहो उपयोग करो। हमारी तरफ से कोई सलाह या बंधन नहीं है। इतनी बड़ी दौलत अचानक पाकर मंगल सिंह की आंखें फटी रह गई। खुशी और आश्चर्य के मारे उसके होंठ कांप रहे थे। उसने सोचा, अब मैं एक अमीर आदमी हूं, मुझे किसी की सलाह की क्या जरूरत? उसने बीरबल और बादशाह अकबर को झुककर प्रणाम किया और गर्व से वो भारी थैला उठा लिया। देखते ही देखते वो सेवक महल से बाहर निकला और सीधा नगर के सबसे बड़े बाजार की ओर चल पड़ा। वो ये सिद्ध करने को आतुर था कि धन स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि उसे किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं। बाजार में कदम रखते ही मंगल सिंह ने अपनी दौलत का रौब दिखाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि धन ने उसे तत्काल राजा बना दिया है। सबसे पहले उसने एक भव्य लेकिन बेहद आलसी घोड़ा खरीदा, जिसकी देखभाल के लिए भी उसे अतिरिक्त सेवक रखना पड़ा। फिर उसने अपनी पुरानी फटी वर्दी उतार फेंकी और शुद्ध रेशम तथा मोतियों से जड़े हुए भड़कीले कपड़े पहने, जो उस साधारण सेवक के शरीर पर हास्यास्पद लग रहे थे। वो हर वस्तु बिना किसी मोलभाव के खरीद रहा था। यहां तक कि मामूली वस्तुओं के लिए भी वो दुकानदार को मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं फेंक देता। बुद्धि की क्या जरूरत? पैसा है तो सब काम हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। उसकी असीमित फिजूल खर्ची की खबर जल्दी ही बाजार से निकलकर नगर के उन चालाक और लालची लोगों तक पहुंच गई
जो किसी भी मूर्ख धनी व्यक्ति को लूटने का अवसर नहीं छोड़ते थे। मंगल सिन्हा अपनी दौलत की नुमाइश में इतना व्यस्त था कि उसे ये आभास ही नहीं हुआ कि कई खतरनाक आंखें अब उसका पीछा कर रही है। उसने बुद्धि को त्याग कर अपने धन को खुला न्योता दे दिया था कि आओ, मुझे बर्बाद करो। इस मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन का लाभ उठाने में चालाक लोगों ने देर नहीं लगाई। कुछ ही दिनों में नगर के सबसे धूर्त और लालची व्यापारी, जिसका नाम जगत लाल था, उसने मंगल सिंह के लिए एक अभेद्य जाल बुन दिया। जगत लाल ने मंगल सिंह से संपर्क किया और उसे एक अति दुर्लभ लेकिन गुप्त पारामोती के व्यापार का झांसा दिया। उसने बताया कि इस व्यापार में रातों रात 3 गुना मुनाफा है, बशर्ते मंगल सिंह अपनी सारी जमा पूंजी तुरंत निवेश कर दे और ये बात किसी को कानो कान खबर न हो। मंगल सिंह, जो पहले ही अपनी अक्ल को दफन कर चुका था, लाभ के इस लालच से पूरी तरह अंधा हो गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि यदि ये व्यापार इतना ही फायदेमंद है तो जगत लाल खुद ही इसमें क्यों नहीं निवेश कर रहा। उसने अगले ही दिन अपने सोने के संदूकों को जगत लाल के हवाले करने का निर्णय ले लिया। वो इस बात से अनजान था कि उसने केवल धन को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी एक ठग के हाथ में सौंप दिया है। ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले कुछ हफ्तों में उसकी सारी दौलत रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलने वाली थी। अगले ही सप्ताह जिस बड़े मुनाफे के व्यापार में निवेश का वादा किया गया था, वो व्यापार तो शुरू हुआ ही नहीं, बल्कि जगत लाल रातों रात शहर से गायब हो चुका था, जैसे किसी फकीर के पास से दौलत। कुछ दिन तक मंगल सिंह ने उसका इंतजार किया, लेकिन जब उसे जगत लाल के घर का पता झूठा मिला और उसके सारे संपर्क टूट गए, तो उस पर सच्चाई बिजली बनकर गिरी। वो समझ गया कि लालच ने उसे किस कदर अंधा बना दिया था। अब वो महलों का मालिक नहीं रहा, बल्कि सड़क का भिखारी बन गया था। उसकी सारी पूंजी और वैभव एक झटके में उस मूर्खता की बलि चढ़ गए थे। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद अपनी बची खुची जान लेकर वो न्याय की आखिरी उम्मीद के साथ दिल्ली की ओर भागा, सीधे बादशाह अकबर के दरबार में अपनी सारी बर्बादी की कहानी सुनाने। कई दिनों की लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद मंगल सिन्हा दिल्ली पहुंचा। फटेहाल, भूखा और अपमानित, उसने किसी तरह बादशाह अकबर के भव्य दरबार में प्रवेश पाया। बादशाह अपने नवरत्नों से घिरे पूर्ण वैभव के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। मंगल सिंह ने साहस बटोरकर रोती हुई कांपती आवाज में अपनी सारी मूर्खता और बर्बादी की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी विपुल दौलत केवल क्षणिक लालच और जगत लाल की धूर्तता के कारण एक दिन में रेत की तरह हाथों से फिसल गई। दरबार स्तब्ध रह गया। बादशाह अकबर ने बड़े ध्यान और गंभीरता से पूरी कहानी सुनी। बीरबल सहित सभी दरबारियों ने अपनी गर्दन झुका ली। जब मंगल सिंह चुप हुआ तो अकबर ने अपनी उंगली मेज पर थपथपाई और एक गहरी सांस ली। ये कहानी धन और मूर्खता का जीता जागता प्रमाण थी। बादशाह ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को विवश करती है। ये मंगल सिंह अपनी सारी पूंजी क्यों गवा बैठा? आता तुम सब मुझे बताओ। मनुष्य के जीवन में धन, दौलत अधिक बड़ा है या बुद्धि, अक्ल? दरबार में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि दरबार में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के व्यावहारिक अनुभवों की कसौटी था। सबसे पहले शाही कोषाध्यक्ष ने अपनी आवाज उठाई, जहांपनाह, निर्विवाद रूप से धन ही बड़ा है। बुद्धि क्या करेगी यदि मनुष्य के पास खाने के लिए रोटी और रहने के लिए घर न हो? धन सभी सुख सुविधाओं का आधार है, जिसके बल पर ही राज चलता है। धन हो तो मूर्ख भी राजा की तरह जीता है, लेकिन बुद्धिमान निर्धन का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। एक अन्य मनसबदार ने तुरंत समर्थन किया, बिल्कुल सही। धन से विद्या, स्वास्थ्य और यहां तक कि शक्ति भी खरीदी जा सकती है।
यदि मंगल सिन्हा के पास अथाह धन होता तो वो एक गलती करने के बावजूद भी बचा रह सकता था। अधिकतर दरबारी धन के पक्ष में अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखी। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम हमेशा की तरह मौन क्यों हो? क्या तुम्हारा कोई मत नहीं? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, मैं इन दोनों को अलग अलग तराजू में नहीं तौलता, क्योंकि धन और बुद्धि की तुलना करना ही उचित नहीं है। महाराज, मैं मानता हूं कि धन सिर्फ एक वस्तु है, जबकि बुद्धि एक क्रिया। एक वस्तु को नष्ट किया जा सकता है, जहांपनाह, चोर उसे चुरा सकता है, आग उसे जला सकती है, या अयोग्य प्रबंधन उसे समाप्त कर सकता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। किंतु बुद्धि, जो कि एक क्रिया है, वो सदैव कार्य करती रहती है। वो न तो चोरी होती है और न ही जलती है, बल्कि हर नए विचार के साथ बढ़ती जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन बुद्धि न हो, तो वो शीघ्र ही उस धन को नष्ट करके निर्धन हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चारों ओर देखा और आत्मविश्वास से बोले, इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो पर उसमें तीव्र बुद्धि हो, तो वो शीघ्र ही धन को उत्पन्न करने का मार्ग खोज लेगा। बुद्धि नए अवसर पैदा करती है और नष्ट हुए धन को वापस कमा लेती है। इसलिए महाराज, धन तो बुद्धि की संतान मात्र है, और संसार का ये नियम है कि संतान से बड़ा सदैव पिता होता है। अकबर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव झलक रहा था, पर उनके मस्तिष्क में अभी भी इस कथन की पुष्टि का विचार चल रहा था। उन्होंने अपनी विशाल सभा की ओर देखा। सभी दरबारी मौन थे। बीरबल की तर्क शक्ति के आगे उन्हें कोई प्रतिवाद, काउंटर आर्ग्यूमेंट सूझ नहीं रहा था। वाह बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता और तार्किक क्षमता लाजवाब है, अकबर ने अंततः प्रशंसा करते हुए कहा। तुम्हारी दलील अकाट्य है कि धन अस्थायी है, जबकि बुद्धि स्थायी। परंतु क्या तुम इसे किसी ऐसे दृष्टांत, उदाहरण से सिद्ध कर सकते हो जिसमें यह स्पष्ट हो जाए कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति केवल बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े धनवान को भी मात दे सकता है? बीरबल ने सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें पता था कि महाराज एक रोचक कहानी सुनना चाहते हैं। अवश्य, जहांपनाह, बुद्धि और धन की इस बहस को पुष्ट करने के लिए मेरे पास एक ऐसी कथा है जो सिद्ध करती है कि ज्ञान ही वो सबसे बड़ी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो हर विपत्ति से मनुष्य को उबार लेती है। बीरबल ने कथा आरंभ की। जहांपनाह, ये कथा उस समय की है जब एक राज्य में माधव नाम का एक निर्धन पर अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, पर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसी नगर में धनपाल नामक एक महासेठ रहता था। धनपाल के खजाने रत्न और सोने से भरे थे, और उसे अपने ऐश्वर्य पर इतना घमंड था कि वो बुद्धि और ज्ञान को तुच्छ समझता था। एक दिन भरे बाजार में धनपाल ने माधव को रोका और जोर से हंसते हुए कहा, अरे ज्ञानी, क्या तुम्हारी ये बुद्धि तुम्हें एक रात का भोजन भी दिला सकती है? मेरा ये धन तुम्हारे पूरे जीवन के ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान है। माधव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, धन तो नष्ट हो जाता है, पर बुद्धि स्थायी है। मैं सिद्ध करूंगा कि मेरी बुद्धि आपके संपूर्ण खजाने से अधिक ताकतवर है। सेठ ने तुरंत चुनौती दे डाली, ठीक है, यदि तुम अपनी बुद्धि के बल पर मेरे सुरक्षित खजाने से सबसे मूल्यवान वस्तु चुरा सको, तो मैं मान जाऊंगा कि बुद्धि बड़ी है। माधव ने बिना पलक झपकाए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने केवल 7 दिन का समय मांगा। सेठ धनपाल ने अपने खजाने की सुरक्षा चौगुनी कर दी, ये सोचकर कि ये निर्धन युवक भला क्या कर पाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक ऐसी चाल में फंसने वाला था जिसका संबंध धन से नहीं, बल्कि मनुष्य के सबसे बड़े लोभ से था। माधव ने 7 दिन की अवधि के पहले 3 दिन महल के बाहर या खजाने के आसपास बिल्कुल खर्च नहीं किए। इसके बजाय
उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग सेठ के कर्मचारियों के मन में प्रवेश करने के लिए किया। उसने एक अत्यंत सूक्ष्म और पेचीदा योजना बनाई। सबसे पहले उसने महल के सेवकवर्गों के बीच ये फुसफुसाहट फैलानी शुरू कर दी कि सेठ धनपाल का सबसे मूल्यवान माना जाने वाला शाही हीरा, जिसे वो हर दिन एक बार देखकर खुद को धनवान महसूस करते हैं, वास्तव में नकली है। ये अफवाह तुरंत मुख्य द्वारपाल और कोषाध्यक्ष तक पहुंची। माधव ने यह भी जोड़ा कि असली और अतुल्य हीरा तो खजाने के सबसे गुप्त तहखाने में बंद है, जिसे केवल सेठ ने ही देखा है। ये सुनते ही पहरेदारों के मन में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि सेठ उन पर भरोसा नहीं करते और सबसे मूल्यवान वस्तु छिपा रहे हैं। माधव जानता था कि लोभ और अविश्वास का ये मेल किसी भी भौतिक सुरक्षा से अधिक खतरनाक होता है। अब समय था अपनी योजना का दूसरा चरण लागू करने का। रात्रि के गहन अंधकार में, जब सेठ अपने सोने के महल में गहरी नींद सो रहे थे, माधव कोषाध्यक्ष के पास पहुंचा। कोषाध्यक्ष जी, माधव ने फुसफुसाते हुए कहा, सेठ आपको महत्व नहीं देते। सोचिए, असली हीरा गुप्त तहखाने में बंद है, जबकि आप इस नकली चमक की पहरेदारी कर रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर उस नकली हीरे को एक साधारण पत्थर से बदल दें, तो सेठ को पता चल जाएगा कि विश्वास तोड़ना कितना महंगा पड़ता है। कोषाध्यक्ष की आंखों में लोभ और प्रतिशोध की चमक साफ झलक रही थी। उसने सोचा, अगर मैं केवल दिखावटी हीरा ही बदल दूं, तो सेठ को सबक मिलेगा और असली हीरा तो सुरक्षित रहेगा, या शायद इस बहाने असली तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। अविश्वास और लालच की गठरी कस चुकी थी। पहरेदारों को उसने सहजता से फुसला लिया कि रूटीन चेक करना आवश्यक है। अगली सुबह होने से पहले भौतिक सुरक्षा के तमाम तालों और पहरों को बुद्धि की कुंजी से खोलने का कार्य शुरू हो चुका था, और माधव ठीक वही कर रहा था जो वो चाहता था। सेठ के धन की अभेद्य सुरक्षा को केवल एक अफवाह और लालच के सहारे भेद रहा था। माधव तिजोरी के मुख्य कक्ष में पहुंच चुका था। चारों ओर स्वर्णरजत की चमक थी, मगर उसका ध्यान उस छोटे से संदूक पर था, जहां सेठ का बहुचर्चित सबसे बड़ा हीरा रखा था। संदूक साधारण नहीं था, उस पर जटिल यांत्रिक सुरक्षा थी, जो सेठ की वर्षों की सावधानी और धन के प्रति मोह को दर्शाती थी। माधव ने हड़बड़ी नहीं दिखाई। उसने अपने साथ लाए उपकरणों की मदद से नहीं, बल्कि शांत मस्तिष्क और गणनात्मक चालों से ताले की सूक्ष्म ध्वनियों को सुना। यह शुद्ध बुद्धि का खेल था, शक्ति का नहीं। मिनटों की खामोश मशक्कत के बाद क्लिक की एक हल्की सी आवाज आई। संदूक खुल चुका था। उसने फौरन नकली हीरा अंदर रखा और असली की जगह तलाशने लगा। वो जानता था कि सेठ इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को सबसे स्पष्ट जगह पर रखे। असली हीरा निश्चित रूप से कहीं और छिपा होगा। अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। केवल सुरक्षा भेदना नहीं, बल्कि धन की दीवारों के भीतर छिपे सेठ के वास्तविक धन को खोजने की, जिसके लिए सिर्फ अंतर्दृष्टि और तार्किक अनुमान ही काम आ सकते थे। उसने धीमे से टॉर्च की रोशनी को पूरे गुप्त कक्ष पर घुमाया। यह केवल धन का प्रदर्शन नहीं था, यह धन की सुरक्षा के लिए रची गई एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया थी। दीवारों पर कीमती नक्काशियां थी, मगर चोर की आंखें उनके सौंदर्य पर नहीं, बल्कि उनकी विसंगतियों पर टिकी थी। कोई भी समझदार आदमी इसे फर्श के नीचे या डबल लॉक तिजोरी में नहीं रखेगा, उसने सोचा। सेठ ने तिजोरी खोली, नकली हीरा रखा और फिर असली को ऐसी जगह छिपाया जहां वो बार बार देख सके पर कोई और न देख पाए। उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी हुई भारी, बिना पॉलिश वाली पानी की सुराही पर पड़ी। बाकी सब कुछ चमकदार और कीमती था, सिवाय उस एक सादे वस्तु के। धन अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए सादगी का मुखौटा पहनता है। अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करते हुए वो सुराही की ओर बढ़ा। सुराही को उठाकर देखा। उसके नीचे फर्श पर न कोई धूल थी, न कोई निशान, मानो उसे बरसों से हिलाया ही न गया हो।
पर तभी उसने महसूस किया कि सुराही का निचला भाग बाकी मिट्टी के बर्तन से अलग धातु का बना हुआ था, जिसे बेहद सफाई से पेंट किया गया था। ये सेठ की चतुराई थी। ये एक नया ताला था जिसे केवल बुद्धिमानी ही खोल सकती थी। वो जानता था कि सेठ की चुनौती केवल धन का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ज्ञान की परीक्षा थी। मिट्टी, सिरामिक्स और धातु, मेटल के फैलने की गति अलग अलग होती है। इस मौलिक वैज्ञानिक नियम को कौन याद रखता है? उसने तुरंत पास रखी जलती हुई मोमबत्ती की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुराही को बहुत धीरे से झुकाया और उसके निचले धातु भाग के चारों ओर कुछ क्षणों के लिए लौ को घुमाया। अत्यधिक सावधानी बरती गई कि मिट्टी की सतह को आंच न लगे, केवल गुप्त जोड़ को गर्मी मिले। गर्मी पाते ही धातु का निचला भाग तुरंत थोड़ा सा फैला। एक अत्यंत बारीक, लगभग अनसुनी चर्र की आवाज आई और लेपन, पेंट अपनी जगह से हट गया। धातु का आधार अब एक महीन दरार के साथ अलग हो चुका था। यह कोई ताला नहीं था, बल्कि ऊष्मा के अंतर से खुल जाने वाला एक सीलबंद ढक्कन था। बुद्धिमानी ने बिना किसी क्षति पहुंचाए धन की सबसे गोपनीय चाल को भेद दिया। बीरबल ने बड़े सलीके से उस धातु के ढक्कन को उठाया। अंदर चमचमाते सोने के सिक्कों का ढेर नहीं था, बल्कि सावधानी से मुड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा और कुछ सूखी जड़ें रखी थी। बादशाह अकबर का विस्मय उनकी आंखों में स्पष्ट था। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। बीरबल ने कागज खोलकर पढ़ा। उस पर केवल 2 पंक्तियां लिखी थी। सुरक्षित किए गए धन पर अंततः केवल बुद्धि का अधिकार होता है। उन्होंने मिट्टी के बर्तन को वापस मेज पर रखा। फिर बीरबल ने झुककर बादशाह की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, जहांपनाह, धन को छिपाने के लिए तमाम तरह के ढक्कन और सीलों की जरूरत पड़ती है, परंतु बुद्धि को न सुरक्षा की आवश्यकता है और न ही ताले की। वो तो स्वयं में सबसे बड़ी कुंजी है। इस साक्ष्य ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ने बिना कुछ तोड़े धन की सबसे गुप्त चाल को भी पराजित कर दिया। अकबर ने प्रसन्नता में तालियां बजाईं और दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हुए। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव था। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, वाह बीरबल, सचमुच तुम्हारे तर्कों ने मेरी आंखें खोल दी। तुमने केवल धन और बुद्धि का अंतर नहीं समझाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि असली संपदा कहां निवास करती है। तेज दिमाग सोने चांदी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान है। उन्होंने बीरबल की ओर घूमकर कहा, धन केवल साधनों को जुटाता है, जबकि बुद्धि उन साधनों को सही दिशा देती है। ये बहस आज समाप्त हुई। विजय बुद्धि की हुई। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को 1000 मोहरों का इनाम दिया जाए। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए ये भी जोड़ा, ये धन तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मोल नहीं चुका सकता, परंतु ये हमारी सराहना का प्रतीक है। दरबार में मौजूद सभी लोग इस अद्भुत निर्णय और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों से उठे। ये बात स्पष्ट हो गई थी कि जीवन में भौतिक संग्रह से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक बल होता है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से इनाम स्वीकार किया। मोहरों से भरी वो भारी थैली उनके हाथ में आते ही उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस धन ने मेरी बुद्धिमत्ता की शक्ति को केवल पुष्ट किया है। ये एक भौतिक वस्तु है जो मेरी मानसिक जीत का प्रमाण बनकर आई है। दरबार समाप्त होने के बाद जब बीरबल अपने आवास की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में एक वृद्ध और क्षीणकाय भिखारी मिला, जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। बीरबल ने एक क्षण भी न सोचा और इनाम में मिली मोहरों से भरी वो थैली पूरी की पूरी उस दीनहीन व्यक्ति को दान कर दी। पास से गुजर रहे एक दरबारी ने ये दृश्य देखा और हैरत से पूछा, बीरबल जी, आपने अभी अभी शाही खजाने का इतना बड़ा इनाम गंवा दिया, क्या आपको इसका तनिक भी अफसोस नहीं? बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं गंवाया, बल्कि सिद्ध कर दिया कि धन आता है और चला जाता है, परंतु उस धन को सही समय पर
सही जगह पर इस्तेमाल करने का निर्णय लेने वाली बुद्धि आज भी मेरे साथ है, जो हर भौतिक संग्रह से कहीं अधिक अमूल्य है। ये सुनकर दरबारी नतमस्तक हो गया। ये सारी घटना तुरंत ही महाराज अकबर तक पहुंची। जब बीरबल अगले दिन दरबार में उपस्थित हुए तो अकबर ने सिंहासन से खड़े होकर उनका स्वागत किया। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने अपनी दलील सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध की है। तुमने सिद्ध किया कि धन आता है और जाता है, ये केवल एक साधन मात्र है, किंतु वो बुद्धि जो उस धन को सही समय पर त्यागने और सही जगह लगाने का निर्णय लेती है, वो स्थायी और अमूल्य है। अकबर ने आगे कहा, ये सत्य है कि धन आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, पर धन कमाने और उसका उचित प्रबंधन करने की शक्ति केवल बुद्धि में होती है। तुम पल भर में धन का त्याग कर सकते हो और अपनी मेधा के बल पर उसे फिर से अर्जित करने की क्षमता भी रखते हो। यह सुनकर सारा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज मैं ये घोषणा करता हूं, अकबर ने निर्णायक स्वर में कहा, कि धन से बड़ी सदा बुद्धि ही होगी।